चलो भाई, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में। यानी कि कार्बन और उसके यौगिक कैसे काम करते हैं, यहाँ से आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है भाई। ओके, तो कार्बन एंड कंपाउंड की अगर बात करें तो कार्बन क्या होता है? कार्बन आपको पता है, आपके आसपास हर चीज में लगभग लगभग कार्बन देखने को जरूर मिल जाता है। और उसके यौगिक जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, वो आपके पेपर में छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा सा बेसिक आईयूपीएसी के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, नेमिंग वगैरह नहीं आती पेपर में। और एलोट्रोप अपर रूप के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए और उससे रिलेटेड कुछ अभिक्रियाएं आपको पता होनी चाहिए। तो बस वही मेन मेन पॉइंट हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि हमको अगर कहीं पर कार्बन को स्टडी करना है या फिर उसके यौगिकों के बारे में स्टडी करना है, तो हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है। जैसे आपके पास CH4 है, C2H6 है, C5H10 है, ये सब क्या है? ये सब कार्बन के ही तो यौगिक हैं। तो इनको जब हम स्टडी करते हैं तो ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में ही आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं दुनिया में, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं? नहीं, कुछ एक्सेप्शन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़े जाते। जैसे कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म, कार्बन का डाइऑक्साइड फॉर्म, कार्बन का आप देख ले कार्बोनेट के फॉर्म में देख लिया जाए, तो ये जितने भी फॉर्मेशन दिखते हैं वो सारे के सारे कार्बन तो हैं, उनके यौगिक भी हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। इन्हें हम लोग अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं, ये एक्सेप्शन है। जैसे कार्बन का ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड और साइनाइड। अगर ऐसा है कार्बन तो वो आपका ऑर्गेनिक में नहीं आता, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक में स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ये हो गया। अब बात करते हैं कार्बन कितना है हमारे आसपास। तो अगर सिंपल सी बात करें तो कार्बन जो है हमारी अर्थ के क्रस्ट पे यानी कि भूपर्पटी पर अगर देखा जाए तो 0.0 सॉरी इतना 0.18% ही कार्बन हमारे पूरे क्रस्ट में पाया जाता है। अच्छा, कार्बन लगभग लगभग होता हर चीज में है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सब में कार्बन है। आपके अंदर कार्बन है, आपके घर की में जितनी चीजें हैं उसमें कार्बन है, किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है, लेकिन होता बड़ा कम परसेंटेज है। एटमॉस्फेयर में बात करें तो 0.04% होता है, इतना कम कार्बन होता है। लेकिन इतना ही कम कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रह के हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता चला जा रहा है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बताओ एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है, अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट है, और फिर ये पूछते हैं एटमॉस्फेयर में किस रूप में है। ये भी पूछते हैं कि वातावरण में या वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे वायुमंडल में ये मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कार्बन की फैमिली के बारे में थोड़ा सा। कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल आप सबने देख रखी होगी। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 14 में आता है। ठीक है, कार्बन की फैमिली में उसके साथ और कौन कौन रहते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये पूरी फैमिली एक साथ रहती है। जिसको याद करने का तरीका क्या है भाई? का सी
ये हो गया कार्बन, ये हो गया कासी, गए जर्मेनियम, Sn का मतलब शंकर, ये हो गया, और पार्वती। तो काशी गए शंकर पार्वती, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो ये आपका कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में जितने भी तत्व हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी का मतलब जो सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 4। और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है, वो भी होती है 4। तो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं, संयोजकता भी 4 होती है। और कार्बन को हम लोग नॉन मेटल यानी कि अधातु की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन है कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 14 में है। काशी गए शंकर पार्वती इसकी फैमिली के मेंबर हैं। ये नॉन मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी फैमिली में 4 होते हैं और वैलेंसी भी 4 होती है सभी तत्वों की। ठीक है भाई। अच्छा, ये बॉन्ड कैसा बनाता है रासायनिक अभिक्रिया में? ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध बनाता है। तो ये हमेशा कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजी बंध बनाता है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके भाई। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट आता है आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप की अगर बात करें तो कार्बन के जो समस्थानिक हैं वो 3 है। 6C12 जिसे हम लोग कार्बन 14 कहते हैं, 6C13 कार्बन 13 और 6C14 कार्बन 14। तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ये 3 आपके समस्थानिक कार्बन के बनते हैं, जिसमें से कार्बन 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन 14 जो है वो कार्बन डेटिंग में यूज होता है। कार्बन डेटिंग करने के काम आता है, जो फॉसिल्स का एज बताता है। यानी कि जीवाश्म कितना पुराना है, कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है उसके बारे में कौन बताता है? ये कार्बन 14 कार्बन डेटिंग करके बताता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कहते बताओ कौन सा कार्बन का आइसोटोप है जो कार्बन डेटिंग में काम आता है, या फिर फॉसिल्स जीवाश्म की एज पता लगाने के काम आता है कि जीवाश्म कितना पुराना है। ठीक है, तो वो आपका आइसोटोप होता है कार्बन 14। फिर पूछ लेंगे कार्बन अपने यौगिकों के फॉर्मेशन में कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो वो हमेशा कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अब क्वेश्चन आता है कि इतना सारा कार्बन दुनिया में है क्यों, रीजन क्या है इतना सारा कार्बन होने की? तो उसका रीजन है कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब श्रृंखलन, मतलब श्रृंखला बनाने की क्षमता। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो लॉन्ग चेन बनाने में बहुत एक्सपर्ट होता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चेन बनाने में एक्सपर्ट होता है। आप कार्बन जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, 1000-2000 कार्बन आप जोड़ दो, जुड़ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो इसलिए कार्बन लगभग लगभग हर चीज में पाया जाता है, क्योंकि वो सबके साथ जुड़ जाता है आसानी से, इसीलिए कार्बन सबसे ज्यादा है सभी जगहों पे। अच्छा, अब आता है कि कार्बन की फैमिली के बाकी लोग भी तो हैं, वो क्यों नहीं है फिर? क्योंकि कार्बन की फैमिली में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो उसकी फैमिली के मेंबर भी तो है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्यों नहीं बनाते फिर लॉन्ग चेन? ये इतने ज्यादा क्यों नहीं पाए जाते? उसका कारण यह है कि कार्बन एक स्मॉल एटम है। कार्बन कैसा है? छोटा परमाणु। तो छोटा परमाणु है और बाकी सब लार्ज हैं, यानी कि बड़े परमाणु हैं उसकी फैमिली के बाकी लोग। तो होता क्या है, कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, वो उसके नाभिक से बहुत पास होते हैं। देखो कितने पास हैं,
इसलिए नाभिक से ये बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब एक ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। लेकिन बाकी उसकी फैमिली के जो तत्व हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखो कितना दूर है ना। जर्मेनियम वगैरह पे टिन और लेड में जाओगे तो और दूर हो जाएंगे, तो ये उतने ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते। इसीलिए कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है। ऐसा नहीं सिलिकॉन वगैरह नहीं बना पाएंगे, वो बनाएंगे, जैसे 40 50 100 ऐसे जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कार्बन 100 200 1000 1500 कुछ भी जोड़ दो, आराम से आप जोड़ते चले जाओ। तो कार्बन छोटा परमाणु है, इस वजह से वो लॉन्ग चेन बनाता है, और इसीलिए वो सभी चीजों में लगभग लगभग पाया भी जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आते हैं वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी यानी कि संयोजकता। संयोजकता की बात करें तो आपको पता है कि कई तत्व होते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कई तत्व होते हैं जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बॉन्ड बनाने में एक्सपर्ट होता है। यानी कि कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड में भी जुड़ सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड बना के भी जुड़ सकता है, तीनों तरीके से जुड़ सकता है। ठीक है, तो एक कार्बन जोड़ोगे अगर, तो बाकी में आपको हाइड्रोजन लगा देनी पड़ेंगी। लो भाई, इसके 4 पूरे हो गए। 2 जोड़ेंगे तो आपको 2 ही हाइड्रोजन यहाँ लगानी पड़ेंगे, 4 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 4 होते हैं, 8 पूरे करने होते हैं, तो 8 इसके पूरे हो जाते हैं। 3 अगर लगा दोगे भैया तो एक एक जोड़ना पड़ेगा, बस हो गया। नहीं भैया, ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहे। तो ये है टेट्रावैलेंसी की कंडीशन। जैसे हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन जो है वो अपने साथ ट्रिपल बनाता है। लेकिन कार्बन अपने साथ सिंगल भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है, और ट्रिपल भी बना लेता है। तो इसीलिए इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, तीनों टाइप के ये बॉन्ड बनाने में एक्सपर्ट होता है। तो हमने कार्बन के बारे में बेसिक सीख लिया क्या। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाना, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़े जाते, उनके पास कार्बन है तब भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, साइनाइड, ये सब। फिर हमने देखा कि कार्बन जो है ग्रुप नंबर 14 की फैमिली का मेंबर है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन रहते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी भी 4 होती है। फिर हमने देखा कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, कोवैलेंट। आइसोटोप कितने हैं, 3, 12, 13, 14। कार्बन 14 का यूज कहाँ करते हैं, कार्बन डेटिंग में करते हैं। ठीक है भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। फिर हमने देखा कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है भाई, सिंगल डबल ट्रिपल तीनों, तो टेट्रा वैलेंसी इसमें आसानी से दिख जाती है। यहां तक क्लियर सभी को, जल्दी से बताओ। क्लियर, ओके, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलोट्रोप्स। ये पेपर में बहुत आते हैं भैया, एलोट्रोप्स ध्यान से समझना। एलोट्रोप को हिंदी में कहा जाता है अपर रूप। क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। क्या होते हैं ये अपर रूप, आइए समझते हैं। अपर रूप किसी भी तत्व के वो पार्ट होते हैं जो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण काफी अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं।
भिन्न होते हैं, लेकिन जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं, सेम, यानी कि समान। उन्हें कहा जाता है एलोट्रोप, यानी कि अपर रूप। मतलब तत्व वही है, जैसे कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, तत्व कार्बन के ही हैं, लेकिन वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि उनके भौतिक गुण बहुत अलग अलग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कार्बन के 4 फेमस अपर रूप चलते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरीन और कार्बन नैनोट्यूब। हीरा, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कार्बन का अपर रूप कौन नहीं है या फिर कौन है, ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहला याद रखेंगे हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, इसका पूरा नाम है बकमिस्टर फुलरीन, जिसको हम लोग फुलरीन भी कहते हैं, और चौथा है कार्बन नैनोट्यूब। ये चारों के चारों हैं कार्बन ही, लेकिन इनका स्ट्रक्चर इतना अलग है कि ये बहुत अलग अलग भौतिक गुण दिखाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण इन सभी के समान रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा। जैसे देखते हैं डायमंड, हीरा का देखिए जरा स्ट्रक्चर। तो हीरे की जो संरचना है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय संरचना है, और ये 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन में बना हुआ है। इसमें कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से, फिर इससे 3 कार्बन, फिर इससे 3 कार्बन, इससे 3 कार्बन, फिर उनसे 3 3 का पेयर बनता है। ऐसे कर करके कार्बन यहाँ पर ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। तो डायमंड जो है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना बनाता है और 3D में बनाता है। असली हीरे की पहचान वो तो जौहरी को ही होती है। असली हीरे की पहचान अगर आपको करनी है, असली हीरा है या नकली, तो असली हीरा साइंस की लैंग्वेज में वो TIR दिखाता है। TIR का मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाता है। तो आप क्या करिए, वो 23 डिग्री के एंगल के ऊपर TIR दिखाता है, आप उसके ऊपर 23 डिग्री से कम की लाइट डालिए, अगर वो तब भी चमक रहा है तो मतलब नकली है। अगर वो असली हीरा है तो 23 डिग्री से कम की लाइट डालोगे तो नहीं चमकेगा। यही इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल एंगल ही 23 डिग्री होता है। अच्छा, हीरे के बाद दूसरा आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी सारे के सारे कार्बन ही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए कितना अलग है। ये हेक्सागोनल प्लेट बनाता है। क्या बनाता है, हेक्सागोनल प्लेट बनाता है, लाइक दिस। ठीक है, और इसमें कार्बन जो है वो कुछ इस तरह से आपके जुड़े रहते हैं, और यही प्लेटें आपस में एक दूसरे से जुड़ती रहती हैं। तो देखो, है यहाँ पर भी कार्बन ही, लेकिन कार्बन कितने अलग तरीके से जुड़े हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट के भौतिक गुण अलग हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान रहेंगे। क्यों, क्योंकि सबके सब कार्बन है, इस वजह से। तीसरा आता है बकमिस्टर फुलरीन, जिसे हम लोग सिंपली सिर्फ फुलरीन भी कहते हैं। इसको हम लोग कार्बन 60 भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके एक स्ट्रक्चर में देखिए 60 एटम कार्बन के लगे हुए हैं, तो ये क्या है, कार्बन 60 है। अच्छा भाई, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, फुटबॉल लाइक। ये फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी सब कार्बन ही है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे कार्बन है, लेकिन जुड़े देखो कितने अलग तरह से हैं, इसलिए ये फुलरीन बनाता है। ऐसे ही कार्बन नैनो ट्यूब, ये भी हेक्सागोनल प्लेट्स को सिलेंडर के फॉर्म में जोड़ देता है ना। तो ये आपके क्या बना लेते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब बना लेते हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं से निकल के आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है भाई, तो ये चारों ही क्या है, कार्बन के एलोट्रोप है, अपर रूप है, जिसमें सब में कार्बन ही हुए, लेकिन
इनका स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग है, इस वजह से इनके भौतिक गुण अलग हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण इनके समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट में देखो कितना अंतर है, बल्कि दोनों कार्बन है, लेकिन अंतर देखिए, डायमंड से आप चमकता हुआ उसे देखते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ब्लैक कलर का शाइनी नेचर का होता है, जो आपके पेंसिल के लेड में होता है। डायमंड दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ में आता है, ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, टूट जाता है तुरंत। डायमंड ऊष्मा का खराब चालक है, ये थोड़ा बहुत ऊष्मा प्रवाहित कर लेता है। डायमंड विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता, ग्रेफाइट विद्युत धारा प्रवाहित करता है, बल्कि कार्बन है तब भी। डायमंड का यूज ज्वेलरी वगैरह में करते हैं या चीजों को काटने में करते हैं, बल्कि ग्रेफाइट का यूज सेल में ल्यूब्रिकेंट के रूप में इन सब में किया जाता है। तो ये देखो हैं सबके सब कार्बन, लेकिन इतना अलग स्ट्रक्चर है, इस वजह से इनकी जो नेचर है, भौतिक गुण है, वो बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते, बस इतना याद रखिएगा दिमाग में। ओके, अच्छा एलोट्रोप समझ गए भाई? किसी को कोई समस्या तो नहीं एलोट्रोप में? बताइए भैया। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, एलोट्रोप के बाद अगला पार्ट आपका आता है हाइड्रोकार्बन्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनने के चांसेस रहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सर हाइड्रोकार्बन क्या है? ये कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर बनाए गए यौगिक होते हैं। यानी कि अगर आपने कार्बन के साथ हाइड्रोजन को मिला दिया है, तो इन दोनों को मिलाकर बनाने वाला जो कंपाउंड है, यानी कि जो यौगिक है, वही कहलाता है हाइड्रोकार्बन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, मीथेन CH4, C2H2, C3H6, ये सब में देखो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? कहेंगे वो चीज बताओ जिसमें हाइड्रोकार्बन जरूर पाया जाता है। ठीक है, ओके। उसमें क्या होता है? उसमें आपका हाइड्रोकार्बन जरूर होगा, तो वो कौन है? वो है आपके पेट्रोलियम पदार्थ। जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है मार्केट में, याद रखिएगा, उन सभी में हाइड्रोकार्बन जरूर पाया जाएगा, कंपलसरी है। ठीक है, तो जितने भी आपके पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, LPG, CNG, बायोगैस सब आते हैं, सब में हाइड्रोकार्बन है। जो भी आप क्रूड ऑयल निकलवाते हैं समुद्र से, वो सब का सब क्या है? पेट्रोलियम है, और वो पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन जरूर होगा, बस ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ जाओ भाई। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो समझते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। सैचुरेटेड किसे कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन के एलिमेंट के बीच कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है भाई? सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध होता है। जहां पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ जाए, समझ जाओ वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच देखते हैं और किसी के साथ नहीं। ठीक है,
तो यहां पर देखिए जरा कार्बन को, तो यहाँ जितने भी कार्बन लगे हुए हैं सब आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, मतलब ये सैचुरेटेड है। ठीक है भाई, ये क्या है, सैचुरेटेड है, संतृप्त है। अब इसके पास जगह नहीं है कि नया कोई तत्व ये जोड़ सके, ये अपने आप में कोई नया तत्व नहीं जोड़ सकता, इसीलिए ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाता है। ठीक है भाई, सिंपल सा लॉजिक ये याद रखिए। अच्छा भाई, ये हो गया। अब अगर मान लो स्ट्रक्चर पेपर में ना दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे सर? तो उसका दूसरा तरीका है, इसको हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एल्केन। तो एल्केन को पहचानते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला याद होता है, CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब जितने कार्बन, हाइड्रोजन उसके दोगुने से दो ज्यादा होने चाहिए, तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा CH4, C2H4, C3H8, C5H10, C6H14, C7H16, C4H10। ठीक है, ये हमने कुछ 8 एग्जाम्पल ले लिए। अब हमसे किसी ने कहा कि बताओ इसमें से कौन एल्केन है या संतृप्त है, कैसे पहचानोगे? तो हम कहेंगे भैया देखो हम फॉर्मूले से कंपेयर करा लेते हैं आसान से। ठीक है भाई, फॉर्मूले से कंपेयर करा लेते हैं। जैसे अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन उसके दोगुने से दो ज्यादा होने चाहिए, तो कार्बन अगर एक डबल करोगे तो दो, और +2 4, ये एल्केन है। यहाँ पे आ जाओ, 2 का डबल 4, ये तो सिर्फ डबल हुआ, दो तो ज्यादा हुआ ही नहीं, ये एल्केन नहीं है। 3 का डबल 6 और दो जुड़ गया 8 है। 5 का डबल 10 नहीं है। 6 का डबल 12+2 14 बिल्कुल है। 16 बिल्कुल है, ये भी है। तो एल्केन पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? CnH2n+2 को फॉलो करिए, डबल करिए और दो जोड़ दीजिए। अगर ऐसा है तो मतलब वो एल्केन है, नहीं है तो एल्केन नहीं है। यही आपको सैचुरेटेड पहचानने का सबसे आसान तरीका है। आगे बढ़ते भाई, इसके बाद आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? फिर से, चलो भाई फिर से आ जाओ। देखो, जब कभी भी आपको कोई यौगिक का फॉर्मूला दिया जाए, कंपाउंड का फॉर्मूला दिया जाए, ये जो 8 लिखे हैं हमने, इसमें से आपसे कहा जाएगा पहचानो कि कौन एल्केन है या फिर कौन संतृप्त है। तो पहचानोगे कैसे? जितने कार्बन उसमें होंगे, हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन के दोगुने से दो ज्यादा होने चाहिए। जैसे पहले वाले में देखो कार्बन कितना है, 1, तो हाइड्रोजन उसका दुगना कर दो यानी कि 2, और उसमें दो और जोड़ दो यानी कि 4। 4 हाइड्रोजन है, मतलब इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, मतलब एल्केन है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, कार्बन है 2, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6, तभी तो 2 का दुगना 4 और 2 उसमें और जोड़ोगे तो 6। लेकिन यहाँ तो 6 नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दुगने हुए हैं, 2 नहीं जोड़ा गया, इसलिए ये एल्केन नहीं है। तीसरे में देखो, कार्बन है 3, तो 3 का डबल करोगे 6 और 2 और जोड़ोगे 8, तो हाइड्रोजन 8 है, मतलब ये एल्केन है। फिर हमने देखा 5, तो 5 का डबल करो 10, 2 और जोड़ना था 12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 10 है, ये भी नहीं है। इस तरह से पहचानते हैं एल्केन को। अब समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम के बीच या तो डबल बॉन्ड होता है या तो
ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जहां पर कार्बन एटम के बीच आपको डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, डबल बॉन्ड कैसे? कुछ इस तरह से। बाकी को समझ आना, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये आपका असंतृप्त है। यहाँ पे कार्बन के बीच देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब ये आपका क्या है? असंतृप्त है। कैसा है? असंतृप्त। ओके, ये इस तरह से आप पहचान सकते हैं असंतृप्त को। लेकिन सर मान लो स्ट्रक्चर ना दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे? तो डबल बॉन्ड जब आता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं भाई? एल्कीन कहते हैं। और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको कहते हैं एल्काइन। तो जब डबल बॉन्ड आता है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो एल्काइन। ओके। अच्छा भाई, फॉर्मूला क्या है एल्कीन को पहचानने का? इसका फॉर्मूला है CnH2n और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। CnH2n मतलब जितने कार्बन, हाइड्रोजन उसके दुगने होने चाहिए बस। अगर ऐसा है तो वो सैचुरेटेड सॉरी एल्कीन है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे एल्कीन को? जैसे C2H4, C5H10, C6H12, C3H8, C4H10, C4H8। अब यहाँ पे हमने आपको 6 एग्जाम्पल दिए। अब हमने कहा इसमें से ढूंढो कौन सा एल्कीन नहीं है। तो आप क्या देखोगे? जो दुगना ना हो वही एल्कीन नहीं है। पहले वाले में देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, दुगना है मतलब एल्कीन है। दूसरे वाले में देखो कार्बन 5 हाइड्रोजन 10, डबल है मतलब एल्कीन है। 6 12 एल्कीन है। 3 8 ये नहीं है, क्योंकि 3 का दुगना तो 6 होता है, या तो 8 है, नहीं है। 4 का 10 ये भी नहीं है, 8 ये है। तो एल्कीन पहचानने का तरीका, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके दुगने होने चाहिए बस। अब आ जाओ एल्काइन के पास। एल्काइन को कैसे पहचानेंगे भाई? एल्काइन को पहचानने का तरीका क्या है? जितने कार्बन, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होने चाहिए। जैसे C4H6, C5H8, C2H2, C3H4, C6H12, C7H12, C8H16। अब हमने कहा इसमें से ढूंढो भाई कौन एल्काइन नहीं है। तो आप क्या कहोगे? दुगना करो पहले इसका, 8, 2 कम कर दो 6, बिल्कुल है। डबल किया 10, 2 कम किया 8, बिल्कुल है। डबल किया 4, 2 कम किया 2, बिल्कुल है। डबल किया 6, 2 कम किया 4, करेक्ट। डबल किया 12, अरे ये तो डबल ही आ गया, ये नहीं है। डबल किया 14, 2 कम किया 12, ये तो फिर डबल हो गया, ये दो नहीं है, बाकी सब है। तो अब आपको पेपर में अगर आ जाए एल्केन एल्कीन एल्काइन पहचानो, तो पहचान लोगे भैया। बस डायरेक्ट पहचानने वाला आता है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया।
ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा IUPAC की नेमिंग के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा डीप नहीं जाना, थोड़ा सा समझना। IUPAC का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके भाई, ये होता है IUPAC। अच्छा, IUPAC नेमिंग करने के लिए आपको ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना, बस बेसिक चीजें। जैसे हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन पहचानना सीख लिया है, तो अगर आपको यौगिक में या कंपाउंड में एल्केन दिखे, तो जब उसका IUPAC नाम बनाओगे तो लास्ट में एन लगा देना। क्या लगा देना? एन। जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, तो लास्ट में क्या लगा देना? एन लगा देना सफिक्स में। ओके। अगर आपको एल्कीन फैमिली दिखे, मतलब एल्कीन वाला यौगिक दिखे, तो लास्ट में लगा देना ईन सफिक्स में, जैसे मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, ये सब। अच्छा, अगर आपको एल्काइन दिखे तो लास्ट में लगा देना आइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, ये सब। अच्छा, ये तो हो गया लास्ट में लगाने के लिए। स्टार्टिंग में क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, यानी कि कार्बन कितने हैं ये आपको पता होने चाहिए, उसके हिसाब से उसका नाम आता है। अगर यौगिक में एक कार्बन है तो उसे कहते हैं मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नाइन है तो नॉन, 10 है तो डेक। होते बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 5-6 पढ़ लेने हैं, उससे ऊपर नहीं आता है। 10 तक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको सिर्फ, ठीक है। अब देखो कैसे नेमिंग की जाती है, ध्यान से देखना भाई। मान लो हमें ये दिया जाए, बाकी जो मैं रॉड बना रहा हूँ उसको समझ जाना। बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन है, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ। कार्बन जितने थे वो मैंने लिख दिए, तो ये हाइड्रोकार्बन है। जहां पे मैं नहीं लिख रहा हूँ वो समझ जाना कि हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये सब में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे समझ जाया करो। ठीक है भाई। अब मुझसे किसी ने कहा कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो तरीका क्या है IUPAC नाम बनाने का? पहला, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, कितने दिए गए। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन जब आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेक्स, कहते हैं ना। तो सबसे पहले लिख लो हेक्स। उसके बाद क्या देखो? उसके बाद देखो कार्बन के बीच कहीं कैसा बॉन्ड बन रहा है, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, क्या हो गया भाई? क्या हो गया? सारे के सारे कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड के हैं। अगर सिंगल बॉन्ड के कार्बन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन फैमिली। और एल्केन का क्या लगाते हैं लास्ट में? एन। तो ये हो गया हेक्सेन। ये आपका IUPAC नाम बन गया, बस सिंपल सा। बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया कि ऊपर से गया? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आसान सी। सबसे पहले कार्बन गिन लो कितने हैं। सबसे पहले तरीका क्या है? कार्बन गिन लो कितने हैं, जितने कार्बन है वही नाम यहां से उठा लो। 6 कार्बन थे तो हमने उठाया हेक्स, 6 कार्बन थे तो हेक्स। सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड के हैं, तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो आप जानते हो एल्केन फैमिली से आता है, तो क्या लगा देते हैं लास्ट में? एन लगा देते हैं, तो बन गया हेक्सेन। बस हो गया। ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही आपसे छोटे छोटे नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये है,
अब इसका नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो बहुत आसान, कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, तो सबसे पहले लगा दो प्रोप। फिर देखो इसके बीच बॉन्ड कैसा है, सारे सिंगल हैं, तो एन, ये बन गया प्रोपेन, बन गई भाई प्रोपेन, आपकी तैयार हो गई। ठीक है, बिल्कुल तरीका आसान है ना। अब डबल बॉन्ड दे दिया जाए तो आप डबल बॉन्ड भी बना लोगे। मान लो हमने ये दे दिया, हमने कहा इसका नाम बताइए भैया, तो इसका नाम कैसे, सबसे पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, क्या हो गया, ब्यूट, ब्यूट। अब कार्बन के बीच बॉन्ड देखो, तो एक डबल बॉन्ड दिख गया है, तो मतलब ये एल्कीन फैमिली का हो गया। एल्कीन में क्या लगाते हैं लास्ट में, इन लगा देते हैं लास्ट में, तो बस, तो ब्यूटीन हो गया। क्या हो गया भाई, ब्यूटीन हो गया। आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बोलो, चढ़ा, ये क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। कार्बन 1 2 3 4, यहां से बन गए ब्यूटीन। क्लियर, बताओ भाई। हाँ भाई, बताइए। ओके, चलो ये हो गया। तो आप छोटे मोटे सारे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी हमने आपको यहाँ पे दे रखे हैं नोट्स, वो आप पढ़ सकते हैं। तो अगर 3 वाला दिया जाता तो ब्यूटाइन कह देते उसको, है ना। अब सुनना ध्यान से, मेन पॉइंट क्या क्या है। अब अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें जुड़ जाता है आपके, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ उसका नाम कैसे बदलता है, आपको 4 फंक्शनल ग्रुप से पढ़ लेने, वही आपके पेपर में आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आते। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप से कैसे पहचानेंगे भैया, फंक्शनल ग्रुप से पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आता है आपका हैलोजन का। हैलोजन का मतलब उसमें या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन जुड़ जाता है लाकर, और अगर क्लोरीन ब्रोमीन उसमें जुड़ा है तो नाम से पहले क्या लगा देते हैं, क्लोरो या फिर ब्रोमो लगा देते हैं। तो नाम से पहले आप क्लोरो या फिर ब्रोमो लगा देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन का आईयूपीएसी बन जाएगा। कैसे, देखो, जैसे ये दिए हुए हैं, ये कार्बन लगे हुए हैं हमारे पास, ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जो आपका मन है जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया, बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब मैंने कहा इसका नाम बताइए सर क्या होगा, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन का मतलब पेंट, 5 कार्बन का मतलब क्या है, पेंट, लिख लो। फिर कार्बन के बीच बॉन्ड देखो, सारे तो सर सिंगल हैं, बट यहाँ पे एक ट्रिपल आ गया है, मतलब एल्काइन, तो ये हो गया पेंटाइन। लेकिन सर सिर्फ हाइड्रोजन नहीं लगा है, यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन लग गया है, तो नाम से पहले क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, और अगर ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमो लिख देते, बस, क्लोरोपेंटाइन। अगर क्लोरीन है और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोपेंटाइन, बस सही हो गया। बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप भी आते हैं जिनको हम इस तरह से नाम लगाकर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऑक्सीजन के भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप में पहला कौन आता है, पहला आता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल जिसको हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं, जब एल्कोहल कहीं लगा होता है ना तो वहां पे हम लिख देते हैं ऑल,
क्या लिख देते हैं लास्ट में, जैसे मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सब तो ऑल लगा देते हैं लास्ट में। जैसे ये मैंने जोड़ दिया, इस तरह से जुड़ा हुआ है। हमने क्या इसका नाम बताइए क्या है? तो सबसे पहला तरीका क्या है, कार्बन गिन लो 1 2 3, मेथ एथ प्रो यानी कि प्रो। बॉन्ड देख लो भैया, एक डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, लेकिन अब यहाँ पे भैया OH लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन ना होके प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है तो ये हो गया प्रोपेनॉल। बिल्कुल आसान सा तरीका। अगर अल्कोहल की जगह एल्डिहाइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड का मतलब क्या लगा हुआ है आपका, लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं CHO। तो वहां पे नाम क्या आता है, अल, ऑल नहीं अल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल। तो जब ये लगा होता है ना CHO इस तरह से, ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा, कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंट। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाता, लेकिन यहां पे लगा हुआ है CHO तो ये हो जाएगा पेंटेनल, पेंटेनल हो जाएगा। तो देखो कितना आसान तरीका है, आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो इसको पहचानने के ये आसान आसान तरीके हैं जो आप स्ट्रक्चर से पहचान जाओगे। अब मान लो पेपर में स्ट्रक्चर ही ना आए तो, मान लो ये लिखा है, हमने कहा इसका IUPAC नाम बताइए क्या है। अब आप कैसे करेंगे इसका IUPAC नाम, कैसे करेंगे भाई? सर कुछ नहीं, कार्बन पता है हमें कितने कितने कार्बन है भैया, 5 कार्बन है। 5 कार्बन का मतलब पेंट। अब सर ये कैसे पता करें कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है कि ट्रिपल है? बिल्कुल आसान, ये किस फैमिली से आ रहा है, फॉर्मूले से मैच कराओ इसको। 5 का दुगना 10 और 2 ज्यादा, यानी कि एल्केन फैमिली से आ रहा है। एल्केन फैमिली का मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी कि पेंटेन। खत्म हो गया नाम। तो फॉर्मूला दिया जाए तो घबराना नहीं है, फॉर्मूले से भी आप बना लोगे। जैसे दिया जाए C2H2, हमने कहा इसका बताइए IUPAC नाम। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम कैसे करोगे? सर हमें तो पता ही नहीं। अरे हमें तो पता है ना, 2 कार्बन है तो मतलब उसको कहते हैं एथ, एथ लिख लिया। ठीक है, अब सर ये एल्केन एल्कीन एल्काइन किस फैमिली से, तो जरा देखो, 2 कार्बन है, डबल किया तो दुगना किया 4। सर यहाँ 4 तो नहीं आ रहा है, लेकिन उससे 2 कम कर दो, 2 आ रहा है। किसकी फैमिली से है ये है एल्काइन फैमिली से, क्योंकि दुगना करके 2 कम कर रहा हूं मैं, तो ये एल्काइन फैमिली से आ रहा है, तो मतलब इथाइन। ये हो गया भाई, क्या बन गया, इथाइन बन गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो कितना आसान तरीका है। क्लियर हो गया भाई? तो फॉर्मूले से और स्ट्रक्चर से, दोनों से हमने आपको सिखा दिया। बोलो भैया, कोई समस्या? ओके, बाकी आपको नोट्स दे रखे हैं वो पढ़ लीजिएगा। अब आ जाओ इनकी केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक गुण इनके जो हैं वो कैसे काम करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत प्यारी चीज समझाने जा रहा है। 2 रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ आपको पढ़नी है, एक कंबशन रिएक्शन यानी कि दहन अभिक्रिया, और दूसरा एडिशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। अब ये दोनों काम कैसे करती है, सबसे पहले दहन देखिए। दहन का मतलब जलाना, कार्बन के किसी यौगिक को अगर हम जलाते हैं तो कैसे रिएक्शन करता है। तो अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन हो गया आपका,
इसका नाम देखो आप तुरंत बना सकते हो, कार्बन एक है तो मेथ, और दो गुने का डबल हो रहा है तो एन, तो मीथेन। तो मीथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि एल्केन है। तो जब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो हमेशा आपको ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलता हुआ दिखेगा, यानी कि इसको कहा जाता है नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम कहा जाता है। और इसमें किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता, ये स्मोक फ्री होती है। जैसे आपके घर में सिलेंडर है तो जब आप गैस चलाते हो तो आपके घर में एलपीजी आती है तो वो ब्लू कलर की ऐसे जलती है, आपने देखा है? तो वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही तो है। तो उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन पड़े हैं, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वही गैसों से मिलकर एलपीजी बनती है। और यही तीन गैसें जब जलती हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम देती हैं। लेकिन कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि येलो कलर का फ्लेम आने लगता है ना? वो क्यों आता है? उसका कारण है कि जो बर्नर होता है ना, जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं जिससे गैस निकलती है, उस बर्नर पे जब गंदगी जम जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है, तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो अच्छी तरह से जल नहीं पाता। इसीलिए फिर हम उसको साफ करवाते हैं और साफ करवा के फिर वो ब्लू कलर से जलने लगता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके घर का एलपीजी सिलेंडर है जो जलाया जाता है। तो जितने भी एलपीजी सिलेंडर हैं या जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं वो जब जलते हैं तो ब्लू कलर का कॉन्टिन्यू फ्लेम देते हैं जिसमें कोई स्मोक वगैरह नहीं होता। लेकिन जब आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हो, इसमें आता है आपका एल्कीन या फिर एल्काइन, इसको जब जलाया जाता है तो ये आपको सूटी फ्लेम देता है। सूटी फ्लेम का मतलब ये आपको येलो कलर का फ्लेम देता है और साथ में स्मोक भी देता है। जैसे लकड़ी जलाइए, कोयला जलाइए, कपूर जलाइए, ये सब जब आप जलाते हो तो आप देखते हो ना कि इसी कलर का येलो कलर का फ्लेम आता है, धुआं भी बहुत आता है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी रिएक्शन है सिंपल से। क्लियर भाई? ये आपका कंबशन रिएक्शन है। दूसरी आती है एडिशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन। संयोजन का मतलब क्या है? बहुत आसान। अगर आपके पास कोई एल्कीन या फिर एल्काइन है, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन जोड़कर हम उसे एल्केन बना लें, मतलब आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और उसमें हम हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त बना दें, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसके लिए हम एक कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं जो कि है निकेल, जो कि उत्प्रेरक कहलाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है। तो एल्कीन या एल्काइन में आपका आता है वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल, और वनस्पति तेल में हाइड्रोजन जोड़कर हम बना लेते हैं वेजिटेबल घी, यानी कि वनस्पति घी। तो ये अभिक्रिया कहलाती है एडिशन रिएक्शन। इसे हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजनेशन भी रखा गया है। ओके, बस ये दो रिएक्शन आपको सीखनी थी। तो आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, तो एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन जोड़कर उसको एल्केन बनाना ही आपका रिएक्शन है। बोलो भाई, दोनों रासायनिक क्लियर आपको? बस आज के लिए इतना ही। आज इतना पढ़िएगा, घर पे कोई डाउट लगे तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ओके भाई, चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।